दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि आज ईवीएस क्लास का मिनी मैराथन है दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिससे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दोस्तों, सब जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज की क्लास, वो है दोस्तों कि चिपको आंदोलन। दोस्तों अक्सर आपको बता दें कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिपको आंदोलन था यह मुख्य रूप से वन संरक्षण आंदोलन था। मतलब किसके लिए आंदोलन चलाया गया था? वन की सुरक्षा के लिए। और किस सन में था दोस्तों? यह 1970 में पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और कहाँ पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाली के एक प्रमुख पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के सदस्य थे। दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और चिपको आंदोलन का विचार उनकी पत्नी का था और उन्होंने उन पर कार्रवाई की थी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता दें कि वह हिमालय में वनों की सुरक्षा के लिए वर्षों से लड़ रहे थे। पहली बार 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के नेता के रूप में, और फिर 1970 में तो चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में रहे। उसके अलावा 1980 और 2004 में शुरुआती के दिनों में एंटी टेहरी बांध अभियान का नेतृत्व भी किया था। चलिए आगे जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों है कि चिपको प्रकार के आंदोलनों की तारीख जो है 1930 ईस्वी थी, जब 373 बिश्नोई ने राजस्थान के प्रसन्न खमकर के खेत में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेघा पाटकर। बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई से। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। और मेघा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित है? बिश्नोई आंदोलन से। अब चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मजबूती मिली थी। चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है जिससे आपके पेपर में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वो है खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसोपिस साइनेरिया। क्या होता है? प्रोसोपिस साइनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण में भारत, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समी के पेड़ के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में जम्मी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में बिखरो, राजस्थान में खेजड़ी, हरियाणा में जतनी और पंजाब में जात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें खेजड़ी जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस साइनेरिया है। और ये पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे समी के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना की बात की जाए तो वहाँ पे जम्मी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में खिजरों के नाम से, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के। और यह दोस्तों मटर कुल फैबेसी से पुष्पी पादप की एक प्रजाति है। और किस प्रजाति का एक पुष्प है? वो मटर कुल की फैबेसी जो प्रजाति है उसका पुष्प है। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी पूछ जाता है खेजड़ी वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है, तो मुख्य रूप से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। यह कम जल में बढ़ जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की जरूरत नहीं होती। जब जाहिर सी बात है जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है तो वहाँ जल की मात्रा तो ज़्यादा होती नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पे कम जल में भी यह बढ़ सकता है। और इसकी छाल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसकी जो छाल होती है वृक्ष की उसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। और लोग इसके फल पका कर खाते हैं। इसका जो फल होता है उसको लोग यहाँ के पका कर खाते हैं। और इसकी लकड़ियाँ जो होती है दोस्तों, उसके लकड़ियों को कीड़े बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। और क्षेत्र के जो जानवर हैं खेजड़ी की पत्तियों को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं।
दोस्तों आपको पता चल गया होगा खेजड़ी के वृक्ष में अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि खेजड़ी वृक्ष जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्रोसोपिस साइनेरिया होता है। यह पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समी का वृक्ष कहते हैं इसको, तेलंगाना में जम्मी कहा जाता है, गुजरात में खिजरो कहते हैं, राजस्थान में खेजड़ी कहा जाता है। यह मटर कुल फैबेसी में पुष्पी पादप की एक प्रजाति है। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कम जल में भी बढ़ जाता है। इसकी छाल का उपयोग जो है औषधि बनाने के लिए किया जाता है और लोग जो हैं यहाँ पर रहने वाले लोग इसके फल को पकाकर खाते हैं और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, और क्षेत्र के जो जानवर हैं इसकी पत्तियों को खाते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आपके पेपर में उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे खेजड़ी जो वृक्ष होता है इस तरीके का होता है, जिसे समी का वृक्ष कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में से खेजड़ी कहा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उस प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी दोस्तों आपने देखा कि खेजड़ी वृक्ष की विशेषताओं के बारे में कि यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। यह ज़्यादा पानी के बिना भी बढ़ता है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। इसका सिर्फ 3 ही कथन सही होगा, ए, बी और सी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हाथी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए दोस्तों। हाथी से रिलेटेड आपके परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुछ ज़रूरी जानकारी है, फिर इसके बाद जो इससे रिलेटेड प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हाथी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उसको जान लीजिए कि सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड का मुखिया बन जाती है। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सबसे बड़ी मादा हाथी ही मुखिया होती है। और इस झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। उसके झुंड में जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ मादा हाथी और बच्चे शामिल होते हैं और उनकी संख्या जो होती है 10 से 12 उनकी संख्या काउंट की जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। जब बच्चे 14 या 15 वर्ष के हो जाते हैं तो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ते हैं? जब उनकी आयु 14 से 15 वर्ष हो जाती है तो ये अपने झुंड को छोड़ के उस झुंड से बाहर चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और वस्तुएं खा सकता है। दोस्तों बहुत सभी पॉइंट जो हैं हाथी के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड का मुखिया होती है। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे शामिल होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। जब बच्चे 14 या 15 वर्ष के हो जाते हैं तो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्तियाँ और वस्तुएं खा सकता है। हाथी के बड़े कान होते हैं जिसे वह पंखों की तरह इस्तेमाल करता है और खुद को ठंडा रखने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं। एक वयस्क हाथी जो होता है 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों और जान लेते हैं कि जो एक हाथी का बच्चा होता है उसका वजन जो होता है 200 किलोग्राम तक उसका वजन होता है। और ये अपने शरीर को हाथी जो होता है अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए वो कीचड़ में खेलते हैं। कीचड़ उनके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अब इसका प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में हाथी से रिलेटेड है प्रश्न पूछा गया था कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिन्हें झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितने भी मादा हाथी और बच्चे एक साथ रह सकते हैं। नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक होते झुंड में रह सकते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों कि नर हाथी जो होते हैं 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रह सकते हैं। और हाथियों के झुंड में कितने भी मादा हाथी बच्चे इनकी संख्या निर्धारित की गई 10 से या 12 लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों मिनी कह सकते हैं कि
मिनी मैराथन है आपके लिए ईवीएस क्लास का। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्जी पसंद है। और इसमें से सही कथन आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आप जानिए कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं दोस्तों कचनार और कचनार के फूल की सब्जी खाना अब पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के घोंसले के बारे में जानकारी देंगे आपको, जिससे रिलेटेड आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जानिए, पहला जो है कि कबूतर कैक्टस के पौधों या मेहंदी के बाड़ के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, किनारे पर कहीं भी अपना घोंसला बना सकते हैं। दोस्तों आप इन सब के बारे में देखे होंगे कि गौरैया कबूतर जो होती है अलमारी पे या जो आपकी दरवाजे का ऊपर का जो हिस्सा होता है दोस्तों उस पर कहीं पे भी अपना जो घोंसला का निर्माण करती है और वहाँ पे अंडे दे देती है। बारबेट या कापर स्मिथ पक्षी एक पेड़ के तने में एक छेद में अपना घोंसला बनाती है। क्या करती है? बारबेट जो पक्षी होता है वो क्या करता है, एक पेड़ का जो तना होता है उसमें जो छेद होता है उसमें अपने घोंसले का निर्माण करती है। और टेलर बर्ड क्या है? टेलर बर्ड एक झाड़ी पर 2 पत्तियों को एक साथ सिलाई करके अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करती है। जैसे टेलर बर्ड क्या होते हैं दोस्तों, जो अपने 2 घोंसले को आपस में जोड़ के सिलाई करके घोंसले का निर्माण करते हैं उसे टेलर बर्ड कहते हैं। यह अपने द्वारा बनाई गई पत्ती की तह में अपने अंडे देती है। बिल्कुल सही। सन बर्ड एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ। दोस्तों आप एक घोंसला देखे होंगे जो पेड़ या तने के झाड़ी से लटकता हुआ रहता है, और कौन सा पक्षी का घोंसला होता है? सनबर्ड का होता है। रॉबिन पक्षी जो होता है अपना घोंसला नरम नरम टहनियाँ, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर किसी पेड़ की निचली शाखाओं या कभी कभी शीर्ष पर भी अपना घोंसले का निर्माण करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो कौवा होता है वो अपना घोंसला जो होता है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है कौवा। और जो कोयल होती है कभी भी घोंसले का निर्माण नहीं करती है, वो कौवे के बनाए गए घोंसले में ही जाके बच्चा या अंडा देती है। दोस्तों यहाँ पे एक बसंत गौरी है जिसको बारबेट भी बोला जाता है। इसके बारे में जान लीजिए कि यह एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है जो कि कैपिटोनिडे परिवार का गठन करता है। बारबेट्स का नाम उसके मोटे नुकीले बीलों के आधार पर ब्रिसल्स के लिए रखा गया है। वे बड़े सिर वाले छोटी पूंछ वाले पक्षी हैं जो 90 से 30 सेंटीमीटर लंबे, हरे या भूरे रंग के होते हैं, जिनमें चमकीली रंग या सफ़ेद रंग के छोटे छोटे छिप छोटे होते हैं। सर सभी गैर प्रवासी होते हैं। जब कीड़े छिपकली पक्षियों के अंडे, फल और जामुन नहीं खाते तो बारबेट ट्रीटाल्स में मजबूती से बैठते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका घोंसला किस टाइप का होता है। बारबेट या बाबर जो पक्षी होता है पेड़ के तने में। इस प्रकार बारबेट पक्षी एक पेड़ के तने में अपने घोंसले का निर्माण करता है। चलिए अब इससे रिलेटेड पक्षियों के घोंसले से रिलेटेड एक प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसको जान लीजिए कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों से अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तनों में अपने कौवे, बारबेट, शकरखोरा या टेलर बर्ड। तो आपको दोस्तों अभी मैंने बताया कि टेलर बर्ड जो होते हैं पौधे के 2 पत्तियों को आपस में सिल के अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। और सन बर्ड जो होता है दोस्तों पेड़ के या तने से लटका हुआ घोंसला जो निर्माण करता है, लटका हुआ घोंसले का निर्माण करते हैं। और बारबेट जो होता है दोस्तों ये पेड़ के तने, यही जो होता है पेड़ के तने में अपने घोंसले का निर्माण, पेड़ के तने के छेद में अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपको बता दें कि विभिन्न स्थानों के घरों का विवरण दिया गया है। घरों से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, घरों के विशेषताओं से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों आप जान लीजिए कुछ घरों की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाख जो है वहाँ पे मकान लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं और बर्फ़ से ढकी होती हैं।
लद्दाख के मकान की दोस्तों विशेषताएं क्या होती हैं? मकान जो होता है किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से बने हुए होते हैं और जिनकी छतें कैसी होती हैं? ढलान वाली होती हैं और बर्फ़ से ढकी होती हैं। और कश्मीर में कुछ पुराने घरों में एक खास तरह की खिड़की होती है जो कि दीवार से निकली होती है, इसे क्या कहा जाता है? डब कहते हैं। और कश्मीर के गांव में पत्थर के कट से घर बनाए जाते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थर के कट से घर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पत्थरों को काट काट के बनाया जाता है, एक के ऊपर एक पत्थर रख के मिट्टी से ढक दिया जाता है। दोस्तों इस टाइप के जो मकान हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कश्मीर में। और श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट डल झील और झेलम नदी में देखी जाती है। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाले घर जैसी होती है। दोस्तों आपको कभी पूछ लेता है कि एक हाउस बोट होती है वहाँ पे श्रीनगर में, उसे क्या कहते हैं? डोंगा कहा जाता है, जो कि डल झील और झेलम नदी में अक्सर देखी जाती है। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाला घर जैसा होता है। और मनाली जो है वहाँ पे घरों की विशेषता है, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं लेकिन बाँस के खंभों पर नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको जान लीजिए, अगर बाँस के खंभों की बात कर दी जाएगी तो बाँस के खंभे के घर जो हैं वो असम में बनाए जाते हैं और मनाली में घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। चलिए अगले इससे में दोस्तों असम के घरों की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे रिलेटेड आपके परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ के घर जो है मजबूत बाँस के खंभों पे बनाए जाते हैं और जिनकी ऊंचाई होती है 3 से 3.5 मीटर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो वो असम के घर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए कि विशेषता क्या है। घर मजबूत बाँस के खंभों से बने होते हैं क्योंकि बाँस अपनी मजबूत संरचना के साथ सबसे अधिक उपलब्ध संसाधन है, क्योंकि बाँस जो है वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और मजबूत होते हैं। और घर के अंदर लकड़ी का बना होता है जिसे बाँस के आधार पर रखा जाता है। घर जो होता है अंदर से पूरा लकड़ी का बना होता है, उसकी संरचना जो होती है लकड़ी से बनी होती है और उसे जो होता है वो बाँस के खंभों पे उसको टिकाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो घर होता है इसको बाँस के खंभों पे टिकाया जाता है। अधिकांश गांव अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर बाँस के खंभों पर बनाते हैं क्योंकि इस राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाता है। चूँकि भारी वर्षा क्षेत्र है इसलिए उनकी छतें ढलान वाली होती हैं जिससे छत पर पानी जमा न हो। तो ये रहा दोस्तों असम के घर की विशेषताओं। अब इन घरों की विशेषताओं से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उस जलवायु परिस्थिति से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। घर मजबूत बाँस के खंभों पर बनते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। घर जमीन से 3 से 3.5 मीटर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं। तो ये घर दोस्तों आपको वही मैंने बताया कि घर कहाँ का है, क्योंकि यहाँ पे भारी वर्षा होती है, वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, इसलिए जो घर होते हैं वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं और जो अंदरूनी हिस्सा होता है लकड़ी का बना होता है और छतें ढलान होते हैं ताकि छत पर पानी न रुके। तो दोस्तों कहाँ के विशेषताएं हैं? असम के घरों की विशेषताएं हैं। कहाँ के? असम के घरों की विशेषताएं हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी फायदा इससे हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। विटामिन से रिलेटेड दोस्तों आपकी परीक्षा में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होता क्या है? विटामिन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है और 13 अच्छी तरह से परिभाषित विटामिन है, उनमें से 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल हैं। 13 विटामिन दोस्तों टोटल है और जिसमें से 8 विटामिन में क्या है? बी कॉम्प्लेक्स में शामिल है। विटामिन देखिए दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से वैसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है 2 पॉइंट कि विटामिन ए डी के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ई डी जो विटामिन के हैं ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, और विटामिन जो खाना पकाने के माध्यम से बिगड़ता है, ऐसा विटामिन जो खाना पकाने के माध्यम से बिगड़ता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जो हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और घाव को भी ठीक करता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है
जो कि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जब दोस्तों कोरोना का समय आया था तो उस समय एक दवा के रूप में दोस्तों विटामिन सी भी दिया जाता था सबको। तो क्या करता था, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और विटामिन जो मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है, जो विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है वही विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी ही होता है। चलिए, और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे विटामिन जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं वो कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है जो कि आँखों के लिए लाभदायक होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और कभी कभी ऑप्शन देख पूछ लेता है तो आप बता दें, गाजर जो होता है उसमें विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जो मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में होता है कौन सा होता है, विटामिन बी होता है जो कि मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विटामिन जो शब्द था वो किसके द्वारा गढ़ा गया था या किसके द्वारा दिया गया था। विटामिन का शब्द जो है कैश्मीर फंक द्वारा गढ़ा गया था। चलिए, अब इस विटामिन से रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक हैं, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जो हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। विटामिन ऐसे होते हैं जो कमी होने से होने वाले रोगों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्या है, झूम की खेती। झूम की खेती दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो वहाँ पे जान लीजिए कि झूम की खेती होती क्या है। झूम की पहला पॉइंट है कि झूम की खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि होती है। झूम की खेती को दोस्तों स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धतियाँ है कौन सी, झूम की खेती। इसे काट और दाह कृषि के नाम से दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि किस खेती को काट और दाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो जो झूम की खेती होती है उसे काट और दाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक प्रकार की स्थानांतरण खेती का कार्य होता है। इसे आग पड़ती खेती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका कई नाम है, इसे दाह काट कृषि भी कहते हैं, आग पड़ती खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी क्या करना क्या होता है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए मिट्टी को खाली छोड़ दिया जाता है। जिस स्थान पे खेती की जाती है झूम की खेती को, इसमें फसलों को काटने के बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है और वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता है। वन भूमि को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है। और छोटी अवधि की फसल व्यवसाय लंबी बचत अवधि के साथ वैकल्पिक होती है। इस खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों स्थानांतरण कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो क्षरण के कारण ये जो मिट्टी होती है दोस्तों कुछ समय यूज करने के बाद खराब हो जाती है। इस कारण से इस मिट्टी को इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाके कृषि किया जाता है, इसलिए इसे झूम कृषि के नाम से या स्थानांतरण कृषि के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है इसके बारे में। किसान अस्थायी रूप से जमीन के एक भूखंड पर खेती करता है। जब मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को उगाने के लिए बंजर हो जाती है तो वो उसे छोड़कर दूसरे भाग पर चले जाते हैं। कहने का मतलब जब ये मिट्टी आप कह सकते हैं कि भूखंड जो भाग है इसकी जब उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, कहते का मतलब इसमें जब कुछ भी उपजाऊ या कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है तो जो किसान है इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उस प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। भूमि पर उगाने वाले बाँस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे रिलेटेड भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाता है, मधुमक्खी।
तो यहाँ पर जानिए कि मधुमक्खी के बारे में जो पहला प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी का अंडा देने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है कौन सा होता है। तो मधुमक्खी के अक्टूबर से दिसंबर तक का मंथ जो होता है अंडा देने के लिए उपयुक्त होता है, और यही मंथ जो होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय भी माना जाता है। और मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं, और कृत्रिम प्रकार से क्या शहद के लिए सीरम या मधु बनाने के लिए चीनी जाती है। अगर कृत्रिम प्रकार से मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए चीनी का घोल दोस्तों दिया जाता है, और बड़े बड़े बांस होते हैं, डिब्बे होते हैं, उसमें इनको पालन किया जाता है। मधुमक्खियों को छत्तों को साफ करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद के भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। उसके अलावा कुछ नर मक्खियाँ होते हैं, और सबसे अधिक मात्रा में श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते के लिए सारी जिम्मेदारी उठाती हैं। कहने का मतलब है छत्ते निर्माण करने का, उसके अलावा शहद ढूंढने का या रस एकत्रित करने का सब काम उन्हीं का होता है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है उस प्रश्न को देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जनवरी से मार्च महीना जो होता है सबसे प्रमुख है, अच्छा माना गया, बिल्कुल गलत दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों को आकर्षित होती हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खी को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, भी सही है। मधुमक्खी के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भोपाल गैस त्रासदी। तो कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी कब घटित हुई थी और कहाँ पे घटित हुई थी और किस गैस के रिसाव के कारण घटना घटित हुई थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी जो घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला CH3NCO है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि यूरेनियम कार्बाइड कारखाने से करीब 40 टन गैस और अन्य रसायनों का रिसाव हुआ था, और इससे काफ़ी मात्रा में दोस्तों जनधन की हानि हुई थी। यह विश्व स्तर पर सबसे खराब रासायनिक आपदाओं में से एक है, और अभी भी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अब आगे जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं कि कह रहा है कि इससे अधिनियम के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए एक पर्यावरण राहत कोष की स्थापना की गई थी। दोस्तों इससे जितने लोग प्रभावित हुए थे उनको मुआवजा देने के लिए एक पर्यावरण राहत कोष की भी स्थापना की गई थी, ताकि जो वहाँ पे लोग प्रभावित हुए थे उस समय उस घटना से उनको सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान हो गया होगा अभी कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984, 3 नवंबर 1984, 3 दिसंबर 1985, 3 नवंबर 1985। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। चलिए अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये है कि बाघ है। बाघ से भी रिलेटेड आपके परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाघ होता क्या है, और बाघ के जो सुनने की क्षमता होती है, या ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया उसको भी यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बाघ है रात में हमसे अधिक लोगों की तुलना में 6 गुना। देखिए दोस्तों कभी कभी होता है कि मनुष्य से बाघ जो होता है लगभग 6 गुना ज़्यादा चीज़ों को देख सकता है या बेहतर देख सकता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं बल्कि उसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। जो बाघ होता है उसकी बनावट जो होती है दोस्तों उसके शरीर पे पीली और काली धारियां होती हैं। बाघ की जो मूंछ होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, संवेदनशील होती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती है। बाघ की सुनने की जो क्षमता होती है इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डोलने की आवाज़ में फ़र्क कर सकता है। दोस्तों बाघ जो होता है उसकी सुनने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। वो पत्तों की सनसनाहट और घास पर किसी चलने के जो जानवर चल रहा है दोस्तों उसके में फ़र्क कर लेता है कि वहाँ पे क्या है। ठीक है, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को
पकड़ने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही दोस्तों, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि एक बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, और बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियाँ होती हैं, और इसकी जो मूंछ होती है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, वो हलचल और कंपन को भी महसूस कर सकती है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो हिलने डुलने, पत्ते के हिलने डुलने और जानवरों के चलने की आवाज़ में फ़र्क कर लेता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर के आने वाली आवाज़ को वो पकड़ सकता है। ठीक है, बाघ जो होता है अलग अलग उपदेश के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। दोस्तों बाघ जो होता है एक ही टाइप की आवाज़ नहीं निकालते हैं, वो अलग अलग उपदेश के लिए अलग अलग आवाज़ निकाल, जैसे गुस्सा होने पर या बाघिन को पुकारने के लिए यह गर्जन या खर्राटे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ और कुछ देख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पे बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है। दोस्तों अपना क्षेत्र दिखाने के लिए जो बाघ होते हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे मूत्र करके उसको चिन्हित कर देते हैं कि ये इनका एरिया है। ठीक है, एक बाघ को मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आया है या नहीं। ठीक है, और इसकी जो गर्जन होती है, इसके देखने की जो क्षमता होती है वो 600 किलोमीटर होती है, और इसकी जो गर्जन होती है दोस्तों आपको बता दें मनुष्य 6 गुना दूरी तक चीज़ों को देख सकता है, और इसकी जो गर्जन होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, चलिए गिद्ध के बारे में जान लेते हैं। गिद्ध होता क्या है? गिद्ध दोस्तों आप भी देखे होंगे, आमतौर पर पहले गांव में गिद्ध दिखाई देता था, और जब भी जानवर कोई मरता था दोस्तों तो वहाँ आसपास गिद्ध मराते रहते थे, लेकिन अब ऐसा खत्म हो गया, क्योंकि जानवरों को दी जाने वाली एक दवा है दोस्तों जो इसके लुप्त होने का कारण है। ठीक है, गिद्ध जो होते हैं हम जितना देख सकते हैं वे 4 गुना देख सकते हैं। दोस्तों बाघ जो है वो तो 6 गुना देख सकता है, लेकिन जो गिद्ध होते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। एक पक्षी 8 मीटर की दूरी से ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हमें 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, रेशम का कीट क्या होता है? कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। दोस्तों रेशम के कीट की विशेषता क्या होती है कि कुछ नर कीट जो होते हैं अपनी मादाओं के द्वारा छोड़े गए गंध से उसको पहचान लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकते हैं। ये तो रहा गिद्ध और रेशम के कीट की विशेषताएं। अब यहाँ पर दोस्तों जो कुत्ता है इसकी भी विशेषताएं आप जान लीजिए कि कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। दोस्तों सड़क पर चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करने का दोस्तों उनका एक ही कारण होता है मूत्र, ठीक है, या पोटी जिसको लैट्रिन कहते हैं। गंध से दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया ही नहीं, उससे उनको जानकारी मिल जाती है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों बाघ से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसको भी यहाँ पे जान लेते हैं कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, अपनी मूंछ की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, अंधेरे में इसकी रोशनी बहुत मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, और इसकी गर्जन जो होती है 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा रहा है? गलत, बाघ के बारे में गलत कथन है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि अंधेरे में इसकी आँख की रोशनी मनुष्य से 4 गुना नहीं दोस्तों, बल्कि कितनी होती है? 6 गुना होती है। कितनी होती है? 6 गुना होती है। और इसकी गर्जन जो होती है 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर तक इसकी गर्जन को सुना जा सकता है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? सी और डी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक सलात है, सलात के बारे में जो जानवर है इससे रिलेटेड दोस्तों आपके सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और सीटेट वालों के बहुत ही भाया है, मतलब ये जो जानवर है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था दोस्तों। जो आपका पेपर पिछला जो ऑनलाइन हो रहा था तो इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे सलात के बारे में आप जान लीजिए, कुछ विशेषताएँ हैं, अगर जान लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो सलात प्रतिदिन 17 घंटे सोते हैं। यह पेड़ से लटकी लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय छोड़ता है। वे शरीर के तापमान को लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। जो वृक्ष की छाया होती है उससे बाहर और अंदर जाते रहते हैं अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। वो लगभग कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं। सलात की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पेड़ पे वह रहता है, ठीक है, और इसे शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ये सिर्फ पत्तियाँ और टहनियों खाता है, उसे और किसी और अन्य चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब वह
उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो उस पास के पेड़ पर चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो जिस पेड़ पर रहता है उसकी जब पर्याप्त पत्तियां और टहनियों का पूरी तरीके से समाप्त कर लेता है, खा लेता है, तो वह उसे छोड़ के बगल वाले पेड़ पर चला जाता है। और सलाद के जो लाइफ टाइम है, मतलब कितने वर्ष तक जीवित रहता है, तो 40 वर्ष तक उसका लाइफ टाइम है। और सलाद की विशेषता होती है कि पूरे लाइफ टाइम में वो सिर्फ 8 पेड़ों के चारों तरफ घूमता रहता है। सप्ताह में कह सकते हैं कि सप्ताह में, पूरे सप्ताह में केवल एक ही बार अपने शरीर को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, यहाँ फिर से जान लीजिए कि सलाद होता है, सलाद प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोता है और यह पेड़ से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय छोड़ता है। और वे अपने शरीर के तापमान को लगभग, तापमान उसका जो शरीर का होता है लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। वो अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए छाया के बाहर और भीतर जाता रहता है। सलाद जो है उसी पेड़ की पत्तियां टहनियों खाता है जिस पे वे रहते हैं। ठीक है, और जब उस पेड़ की टहनियों पत्तियों को खा लेता है तो बगल वाला जो पेड़ है उस पे चला जाता है। और इसका खासियत ये होती है कि सिर्फ पूरे लाइफ में 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही टहलता रहता है और अपने शरीर को आराम देने के लिए सप्ताह में केवल एक ही बार पेड़ से उतरता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपके सलाद आप देखे नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सलाद ऐसा ही होता है। और सलाद की जो बनावट होती है वो एक छोटे भालू के जैसा दिखाई देता है। और इसके शरीर पे बाल होते हैं और एक ऐसा होता है, एक छोटे भालू जैसा दिखाई देता है, मासूम सा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है उसको जान लेते हैं कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। दोस्तों आप यहीं अगर आप सही से समझे होंगे विशेषताओं के बारे में तो आपको यही दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, गलत नजर आ गया। 22 घंटे वृक्ष की शाखा से लटका कर सोते हैं, नहीं दोस्तों 22 घंटे नहीं सोते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सलाद जो होता है कैसा दिखाई देता है, छोटे भालू के जैसे दिखाई देता है। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा है कि टूटता तारा होता है कोई तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुब्ध ग्रह। तो टूटा हुआ तारा उल्का होता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है या अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे मेरे द्वारा एक नक्शा लिया गया है और वो किसका दोस्तों, भारत का है। इसमें दोस्तों आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ से जैसे तमिलनाडु पूछ लिया कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से। अब इसी से दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये क्या है दोस्तों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि, अब देखिए दोस्तों दिशा संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश जो है राजस्थान के किस दिशा में अवस्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जान लीजिए कि दिशा के बारे में जब आपको क्लियर हो जाएगा जानकारी, तो ये आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्या अवस्थित है और इस एरिया को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कि मध्य प्रदेश स्थित है, क्या है, मध्य प्रदेश स्थित है और मध्य प्रदेश के सापेक्ष पूछा गया है राजस्थान की दिशा। तो राजस्थान दोस्तों यहाँ पे अवस्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मध्य प्रदेश यहाँ हो गया, अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान किधर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो हैं वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु जो है इसके निकटवर्ती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल यहाँ पे दोस्तों हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।